वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे वह किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो निश्चित ही वही क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, जो भारत की संघीय व्यवस्थापिका होती है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है। तो याद रखिएगा, जो भारत की संसद होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो संसद के 3 अंग होते हैं, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, संसद के निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा होता है वो संसद का निम्न सदन कहलाता है और जो राज्यसभा होता है वो संसद का उच्च सदन कहलाता है। ठीक है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न सदन कहलाता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है और राज्यसभा जो है हमारी उच्च सदन होती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सदन कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, संसद में सिर्फ 2 ही सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछा जाए तो संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। ठीक है, अंग में राष्ट्रपति भी जुड़ जाता है, तो संसद के 3 अंग हैं। जबकि सदन कितने हैं? तो सदन हैं 2। ठीक है, गलत बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि लोकसभा के संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जबकि सदन है लोकसभा और राज्यसभा, 2 ही सदन है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा गया है कि जो संसद है इसका निर्माण लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों तथा राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 79 में इसके बारे में जिक्र है। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो याद रखिएगा, संसद में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये तीनों ही सत्र संसद में होते हैं, तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? अब देखो, संसद के दोनों सदनों, संसद की जब बैठकें बुलाई जाती है तो दोनों सदनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो याद रखिएगा, दोनों सदनों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। ठीक है, अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीने हमारा सही आंसर होगा। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 25 क्वेश्चन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो सबसे पहले थोड़ी सी बातें याद रखना है। जो ज्वाइंट मीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है, इसका जिक्र कहाँ पे है? तो आर्टिकल 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक के बारे में है। ठीक है, जो संयुक्त बैठक है संसद के दोनों सदन में किस चीज़ को लेकर बुलाई जाती है? तो याद रखिएगा, जो साधारण विधेयक होते हैं इससे संबंधित होती है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने और भंग करने के लिए कौन सक्षम है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल? तो याद रखिएगा, जब भी संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया कब जाता है, याद रखिएगा, तो जब कभी भी दोनों सदनों के मध्य किसी भी विषय को लेकर आपस में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा इनके मध्य किसी भी विषय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने और भंग करने दोनों का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 108 के तहत। अभी हमने बताया आर्टिकल 108 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। इसको बुलाने और भंग करने का अधिकार किसके पास है? पावर किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला,
संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ये बुलाने और भंग करने का काम किसका है? राष्ट्रपति का है। जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये इसकी अध्यक्षता करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, लोकसभा, ये लोकसभा का गठन, जो लोकसभा होती है और जो हमारी राज्यसभा होती है, इन दोनों से संबंधित आर्टिकल भी हमें याद रखना है। तो लोकसभा से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 81 में लोकसभा के गठन के बारे में है, और राज्यसभा के गठन के बारे में है आर्टिकल 80 में, ठीक है। और संसद के बारे में किस में है? तो आर्टिकल 79 में संसद के गठन के बारे में है। तो संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, ये तो पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 अंग हैं। लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 में, राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? तो याद रखिएगा, अभी तक जब से भारत स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 1947 से, तो अब तक में 3 बार जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना है। कितनी बार? 3 बार, ठीक है। अगला, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार जो है संसद की बैठक होना आवश्यक है, ठीक है। अधिक से अधिक कितनी बार हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो बुलाया ही जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? ऐसा कौन सा विधेयक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? तो याद रखिएगा, जब कभी भी संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है, ठीक है। और इसको भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है, तभी ये पूरे देश में लागू होकर कानून बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की संसद का उद्घाटन हमें याद रखना है सन 1927 में। सन 1927 में जो है भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? सिंपल से शब्दों में समझिए कि जो संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें कुछ सदस्य होते हैं। तो संसद में जो भी सदस्य होते हैं, अगर हमें मीटिंग बुलाना है तो कम से कम कितने सदस्यों का, मीटिंग बुलाने के लिए कम से कम कितने सदस्य होना अनिवार्य है? तो याद रखिएगा, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, कितना? 1/10वां भाग मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, माइंड इट, क्या कौन सा कथन सही नहीं है ये हमें बताना है। तो अभी हमने सीखा कि राष्ट्रपति, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से संसद बनती है। तो अभी हमने बताया था आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा गया है कि जो संसद का निर्माण है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है। तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। हमें सही नहीं है कौन सा ढूंढना है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो एक बात और याद रखनी है, जो लोकसभा होती है ये हमारी अस्थायी सदन कहलाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सदस्य बनते हैं वो हर 5 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसमें पूरे सदस्य कभी भी रिटायर नहीं होते हैं, इसीलिए याद रखिए कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है, राज्यसभा कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। राज्यसभा के कुछ सदस्यों का जो नाम है वो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें संविधान में साफ साफ लिखा गया है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, अर्थात नाम चुना जाता है, जो कि अपने विषय में, अलग अलग विषय में विषय विशेषज्ञ होते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुन सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अगला ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अब जो है ये प्रावधान हटा दिया गया है। जो नया संविधान संशोधन हुआ है उसमें साफ साफ मना कर दिया गया है कि जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति चुनता था अब वो नहीं चुना जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, कथन सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, जितने भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ इनके न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से फ्रेंड्स? भारत की संचित निधि से इनको वेतन दिया जाता है। अब भारत की संचित निधि से अगर धन निर्गम करना है, अर्थात धन पैसा निकालना है, तो इस पर किसका नियंत्रण है? किससे हमें किसकी हमें अनुमति की आवश्यकता होती है? तो याद रखिएगा, जो भारत की संसद होती है इसी का नियंत्रण होता है। ठीक है, संसद के पास स्पेशल पावर होती है कि संचित निधि से कितना धन निकालना है, कितना नहीं निकालना है। संसद से हमें पारित करना होगा, तभी ऐसा हो पाएगा। संचित निधि से धन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों की वेतनों का निर्णय कौन करता है? पहले आपको समझना होगा कि सांसद होते क्या हैं। तो जो हमारे लोकसभा होता है और जो हमारा राज्यसभा होता है, इसके जो सदस्य निर्धारित किए जाते हैं, जो सदस्य बनते हैं, उनको सांसद कहा जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। तो सांसद के जो वेतनों का निर्णय होता है वो कौन करता है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, जो हमारी संसद है यही निर्धारण करती है कि सांसदों को वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? जब भी संसद में बैठक बुलाई जाती है तो उसकी कार्यवाही प्रारंभ होती है, तो पहला विषय क्या होता है? तो याद रखिएगा, सबसे पहला विषय होता है प्रश्नकाल का समय। कौन सा समय होता है? प्रश्नकाल का समय। ठीक है, ये लोकसभा में प्रारंभ होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? ठीक है, कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो याद रखिएगा, शून्यकाल जो है ये क्या है? संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। ठीक है, इसमें है प्रश्नकाल और इसमें आंसर होगा शून्यकाल। बिल्कुल याद रखना है, कौन सी प्रथा है जो संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल है। ठीक है, याद रखिएगा। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कितने दिन अगर कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? तो याद रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति बिना संसद को सूचित किए बिना 60 दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो 60 दिन हमारा सही आंसर होगा। 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहता है संसद को बिना सूचित किए तो उसकी सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार एसएससी ने इसको पूछा है या कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो आपको एक बात समझनी है, जो हमारी लोकसभा होती है, लोकसभा में जो कार्यवाही प्रारंभ होता है तो सबसे पहला समय आता है प्रश्नकाल का समय। ठीक है, लोकसभा में। तो ये समय कब से स्टार्ट होता है? जो सबसे पहला समय होता है 11 बजे से 12 बजे का जो समय होता है, ये प्रश्नकाल का समय होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है। ठीक है, और जो राज्यसभा में, इसी तरह अगर राज्यसभा में बात किया जाए, जो हमारा स्थायी सदन है राज्यसभा में क्या होता है? हर दूसरे वर्ष, इसको स्थायी सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर दूसरे वर्ष इसके 2/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। तो राज्यसभा में जो शून्यकाल का समय होता है, जो लोकसभा में वही समय जो है 11 बजे से 12 बजे का समय क्या होता है? प्रश्नकाल का समय कहलाता है। जबकि राज्यसभा में 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है ये शून्यकाल का समय कहलाता है, 12 से 1 का समय। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है इस शून्यकाल का समय कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से। तो आपका वीडियो हमारा कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।